Hello everyone, hope all of you are good. I am Dr. Anim Shtiyaq and you are watching my YouTube चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है डायबिटीज़ मेलाइटस, जिसको हम आम ज़बान में शुगर बोलते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा कि उस बंदे को शुगर है, उसकी माँ को भी शुगर थी, या बाप को, या बच्चों में, या आगे जो है ना बहन भाइयों में। तो इसका मतलब है कि ये शुगर जो है फैमिली में रन करती है। ठीक है, इसमें जेनेटिक्स का बहुत ज़्यादा रोल है। अब ये शुगर है वो दो किस्म की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 जो होती है वो बच्चों में होती है, टाइप 2 जो होती है बड़ों में होती है। 45 ईयर्स के ऊपर के लोगों में होती है। जो टाइप 1 है वो 18 ईयर्स से नीचे में होती है। ठीक है, इंसुलिन डिपेंडेंट होती है टाइप 1, और जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटस भी इसको कहते हैं। इसमें क्या होता है, इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनती, इंसुलिन की कमी हो जाती है। ठीक है, वो कैसे होती है हम आगे देखते हैं। एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म होता है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का और फैट का, क्योंकि इंसुलिन जो है वो बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म भी कराती है। अगर इंसुलिन नहीं है तो इसका जो मेटाबॉलिज्म वो भी एबनॉर्मल हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है, फिर हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो शुगर है वो यूटिलाइज नहीं होती, और वो फिर उसका जो लेवल है बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाता है। ग्लाइकोसूरिया हो जाता है, ग्लाइकोजूरिया हो जाता है, यानी कि आपकी यूरिन के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल है वो बढ़ जाता है। अक्सर आपने देखा होगा जिन लोगों को शुगर होती है उनके वाशरूम में ना चूंटियाँ ज़्यादा होती हैं, उसकी रीज़न यही होती है। तीसरी चीज़ है टेंडेंसी टू कीटोएसिडोसिस। ठीक है, ये मैं बाद में आपको बताऊँगी, आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें आप कहते हैं कि डायबिटीज़ टाइप जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस मोस्ट कॉमन जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर है इन चिल्ड्रन में। ठीक है, पीक एज कब होती है, 5 to 7 ईयर्स एंड एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है, ये ज़्यादातर होती है 5 से 7 साल की उम्र में। ठीक है, बच्चों में ज़्यादा, या फिर प्यूबर्टी भी होती है। अब इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस को कहते हैं टाइप 1 को। ये अफेक्ट्स अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, पैथोजेनेसिस पढ़ते हैं। पैथोजेनेसिस में या पैथोफिजियोलॉजी में क्या है इसकी, कि जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, वो कैसे होता है वो देख लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्रोमोसोम बनाने की ट्राई की है। ये क्रोमोसोम है, ठीक है, या ये इस तरह क्रोमोसोम है। अच्छा, क्रोमोसोम होता है कि एक आप ना अपने पेरेंट फादर से और एक मदर से लेते हो, ये दोनों जो है ना मिलते हैं। ठीक है, क्रोमोसोम। तो अब ये आपकी जो है ना एक क्रोमोसोम के ऊपर ना ये जीन्स होते हैं। ठीक है, जीन्स जो है जिस तरह आपके आइज़ का कलर कैसा होगा ये बताएंगे। ठीक है, इस तरह ये जीन्स होते हैं जिनके अंदर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है। अब अलील क्या होता है, पेयर ऑफ जीन्स या सीरीज़ ऑफ जीन्स जो होती है ना उसको हम कहते हैं अलील। ठीक है, क्रोमोसोम ये हो गया। अब क्या है कि HLA-DR3 और HLA-DR4 अलील जो है ना, जिस जिस इंसान के अंदर या जिस आदमी के अंदर या औरत के अंदर ये अलील होंगे ना, कोई भी एक अलील होगा तो उसमें 3 से 4% जो रिस्क होगा इंक्रीज़ होगा डायबिटीज़ का होने का, डायबिटीज़ टाइप 1 होने का। ठीक है, और अगर ये दोनों अलील प्रेजेंट होंगे, ठीक है, उसके जेनेटिक्स के अंदर या जीन्स के अंदर, ठीक है, क्रोमोसोम के ऊपर अगर ये दोनों अलील होंगे तो इसका मतलब है कि उसके 10 टाइम जो है ना इंक्रीज रिस्क होगा उसको डायबिटीज़ टाइप 1 होने का। ठीक हो गया, आपको समझ होगी जेनेटिक्स किस तरह इसमें रोल प्ले करती है। आगे बढ़ते हैं कि ये कैसे है, अब शुगर कैसे होती है। ठीक है, अब इसमें होता यूँ है कि ना, अब जीन और इन्वायरमेंट का दो बड़े अहम रोल हैं, दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो क्या है कि जीन्स से क्या होगा, जीन्स हमारी इम्यून रेगुलेशन में काम करता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि अब क्योंकि अब वो जो मैंने आपको बताया दो अलील आ जाएंगे, उसकी वजह से क्या होगा, इंडक्शन ऑफ ऑटो इम्यूनिटी जो होंगे ना, ऑटो इम्यूनिटी उसमें होता है ना हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, वो हमें फॉरेन पार्टिकल्स या वायरसेस या एंटीबॉडी से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो क्या होगा कि ऑटो इम्यूनिटी हो जाएगी। ऑटो इम्यूनिटी का अपने सेल्स अपने बॉडी के सेल्स को मारना शुरू कर देंगे, यानी कि बी सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, बीटा सेल्स की। बी सेल कह रही बीटा सेल्स जो होते हैं पेनक्रियाज के अंदर होते हैं, इसका काम होता है इंसुलिन बनाना बॉडी के अंदर। ठीक है, पेनक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स होते हैं जिन्होंने इंसुलिन बनानी होती है। तो हमारा जब ऑटो इम्यूनिटी हो जाती है शुरू, तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो बॉडी के सेल्स हैं वो बीटा सेल्स को मारना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एंटीबॉडीज़ कह लो, ये आके इनको मारना शुरू कर देती हैं। अब क्या होगा कि अब ये ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, बीटा सेल्स, तो इसकी वजह से क्या होगा, इंसुलिन नहीं बनेगी। इंसुलिन नहीं बनेगी तो फिर टाइप 1 डायबिटीज़ जो है ना वो हो जाएगी। अब इन्वायरमेंट का रोल ये है कि कोई भी वायरसेस होते हैं, सर्टन वायरसेस, उनकी वजह से भी ना बीटा सेल्स बीटा सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, या उनकी वजह से भी ऑटो इम्यूनिटी होती है, इसकी वजह से बीटा सेल की डिस्ट्रक्शन हो जाती है, इसकी वजह से भी टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस शुरू हो जाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, नो इंसुलिन। ठीक है, हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये मैंने ड्रा की है, बनाने की कोशिश किया है, ये एक आदमी और इसके ना अंदर ये ऑर्गन्स हैं, यहाँ लीवर है, ये स्टमक, ये पेनक्रियाज, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन और ड्यूडेनम और ये लार्ज। अच्छा, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे बड़ा करके दिखाया है, ये पेनक्रियाज है, ठीक है, ये जो येलो में है, ये फिर गॉल ब्लैडर है,
इसमें पता है बाइल आता है, ये जो ड्यूडेनम है, ठीक है, पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज के अंदर जो है ना बीटा सेल्स हैं जिसके में इंसुलिन बनानी है, ठीक है। इंसुलिन एक हार्मोन है, उसने बनाना होता है, उसने बनना होता है बीटा सेल से। अगर बीटा सेल्स की डिस्ट्रक्शन हो जाती है पेनक्रियाज के अंदर तो क्या होता है कि इंसुलिन नहीं बनती, ठीक है। अब ये जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस है ना, अब इसका जो डैमेज होता है ना वो अगर होता है ग्रेजुअली और सिम्टम्स अपीयर नहीं होते। सिम्टम्स कब तक अपीयर नहीं होते? जब तक 90% डिस्ट्रक्शन डिस्ट्रॉय नहीं हो जाते, 90% डिस्ट्रॉय नहीं हो जाते जब तक बीटा सेल, तब तक इसके जो सिम्टम्स है ना वो अपीयर नहीं होते, ठीक है। आगे चलते हैं, अब इसकी सिम्टम्स देख लेते हैं और जो है ना देख लेते हैं। अच्छा, सिम्टम्स में क्या आता है कि ना अब क्योंकि इंसुलिन बन नहीं रही, डेफिशिएंसी हो गई है। अब क्या होगा, जब इंसुलिन नहीं बनेगी तो नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय द पेरिफेरल टिश्यूज़। अब पेरिफेरल टिश्यूज़ में क्या होगा कि ग्लूकोज यूटिलाइज़ नहीं होगी, यानी इंसुलिन ने ग्लूकोज को यूटिलाइज़ करवाना था पेरिफेरल टिश्यूज़ में। अब इंसुलिन नहीं है तो ग्लूकोज यूज़ नहीं होगी। अब क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल शुगर है कह लें आम ज़बान में, या ग्लूकोज है, वो इस्तेमाल ही नहीं हो रही, सेल्स तक पहुंच ही नहीं रही, क्योंकि इंसुलिन ने ग्लूकोज को लेके सेल्स तक पहुंचाना था, वो नहीं पहुंच रही। अब उसकी वजह से क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा, ठीक है, इसको हम कहेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। अब क्या होगा कि अब क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, आपकी बॉडी के अंदर शुगर ज़्यादा होगी, वो यूटिलाइज ही नहीं हो रही, इस्तेमाल ही नहीं हो रही। अब उसकी वजह से क्या होगा, अब बॉडी ने उसको निकाल दिया यूरिन के थ्रू, ठीक है, तो पोलीयूरिया, यानी कि आपको यूरिन ज़्यादा आएगा, ऑस्मोटिक डायूरेसिस डेवलप हुआ और यूरिन जो है वो बॉडी से, यूरिन के थ्रू जो ग्लूकोज है वो बॉडी से बाहर आ गई। अब क्या होगा कि क्योंकि यूरिन जो है वो मतलब आपकी बॉडी के अंदर पानी के साथ बाहर आ रही है, ठीक है, यूरिन के साथ, तो क्या होगा उसको बॉडी जो कंपनसेट करेगी तो आपको जो है ना प्यास ज़्यादा लगेगी, ठीक है। जब प्यास ज़्यादा नहीं ज़्यादा लगती है उसको हम कहते हैं पॉलीडिप्सिया। अब क्या होगा कि लैक ऑफ ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी लीड्स टू इंक्रीज एपेटाइट। अब आपकी जो बॉडी के अंदर शुगर यूटिलाइज ही नहीं हो रही, इस्तेमाल ही नहीं हो रही, तो आपको भूख ज़्यादा लगेगी, ठीक है, पॉलीफेजिया हो गया। अब है कि नाउ बॉडी यूटिलाइज अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, मोबिलाइज फैट। अच्छा, अब ये है कि अब क्योंकि अब चूँकि शुगर नहीं मिल रही, ठीक है, पेरिफेरल टिश्यूज़ को बॉडी का इस्तेमाल नहीं हो रही, क्योंकि इंसुलिन लेके जाना था, उसे इंसुलिन नहीं है, तो अब क्या करेंगे, अब कुछ ना कुछ तो चाहिए ना एनर्जी, तो अब क्या करेगी बॉडी जो है ना, अब दूसरा सोर्स ले लेगी एनर्जी का ना, दूसरा सोर्स यूज़ करेगी। इस तरह वो एडिपोज टिश्यू से, ठीक है, एडिपोज टिश्यू जहाँ फैट से, ठीक है, फैट जिसे हम आम जबान पे कहेंगे उस फैट एडिपोज टिश्यू, अब उसको तोड़ेगी तो फ्री फैटी एसिड्स निकलेंगे बॉडी के अंदर। फ्री फैटी एसिड्स जब कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर वो अगर फ्री फैटी एसिड्स जो इस्तेमाल हो रहे हैं वो तो हो गए, अब जो एक्स्ट्रा बचे, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो गए, अगर जितने इस्तेमाल हो रहे हैं उससे ज़्यादा बने तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं कीटोन बॉडीज़ के अंदर। अब कीटोन बॉडीज़ जो है अब ये अब ज़्यादा हो गए, अब या तो ये यूरिन के थ्रू बाहर निकलेंगे या ब्लड में जाएंगे, तो ब्लड में होंगे तो कीटोनीमिया हो गया, और अगर आप यूरिन के थ्रू अगर बाहर आने लग गए हैं जिसका मतलब कीटोन्यूरिया हो गया, ठीक हो गया। तो क्या हुआ कि आपकी बॉडी के अंदर जो था कीटोन बॉडीज़ ज़्यादा हुए तो कीटोनूरिया हो गया, मतलब आपकी बॉडी में एसिडोसिस डेवलप भी हो गया, ठीक हो गया, पीएच ये कम कर देगा आपकी बॉडी को, ठीक है, इसकी वजह से। आगे चलते हैं, अब क्योंकि इंसुलिन नहीं बन रही तो आपकी जो प्रोटीन सिंथेसिस है ना वो भी इम्पेयर्ड हो जाएगी। अब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रही तो उसके क्या होगा, आपका वेट लॉस होगा, मसल वेस्टिंग होगी, ग्रोथ रिटार्डेशन होगी। यानी कि ये बच्चों के अंदर बीमारी है जो कि हमने बोला था कि डायबिटीज़ टाइप 1 होती है और ये बच्चों के अंदर 5 से 7 साल में होती है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि बच्चों का जो वेट है वो कम हो जाएगा, उनकी मसल वेस्टिंग होगी और उनकी ग्रोथ भी रुक जाएगी, ठीक है। तो हम इनको डायग्नोस कैसे करेंगे, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल देखते हैं, ठीक है, ब्लड शुगर देखेंगे। अगर तो हम वैसे ही ब्लड ग्लूकोज लेवल कराते हैं, रैंडम शुगर करवाते हैं रैंडम, तो उसके में जो वैल्यू आएगी ना शुगर की वो 200 mg/dl से ज़्यादा होगी तो हम कहेंगे शुगर है। अगर उसकी फास्टिंग अगर हम करवाएं तो वो अगर 126 mg/dl आए तो उसमें हम कहेंगे कि उसको शुगर है, ठीक है। अब यूरिन एग्जामिनेशन करवाएंगे तो हमने जहाँ पढ़ा था कि उसकी यूरिन के अंदर ग्लूकोज आएगा या कीटोन आएंगी, तो ग्लाइकोज यूरिया आ गया या कीटोन यूरिया आ गया। आगे देखते हैं। अच्छा, अब इसमें क्या है, अगर हम इलेक्ट्रोलाइट करवाएं ना, इलेक्ट्रोलाइट तो वो सीरम इलेक्ट्रोलाइट उसमें भी इम्बेलेंस है, ठीक है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट में क्या है कि ना उसमें भी सोडियम का लेवल डाउन होगा, पोटाशियम का लेवल डाउन होगा, क्लोराइड का लेवल जो है ना डाउन होगा, ठीक है। इन तीनों का आप सोडियम पोटाशियम क्लोराइड का लेवल डाउन हो जाएगा। एसिड बैलेंस देखें तो पीएच इसमें क्या होगी, कीटोन बॉडीज़ की वजह से कम हो जाएगी, ठीक है। अब इसी वीडियो में आज इतना ही मैं बताऊँगी। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम डिस्कस करेंगे इसकी ट्रीटमेंट कि क्या ट्रीटमेंट होनी चाहिए, ठीक है। अगर शुगर ज़्यादा हो जाए बॉडी में उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, अगर कम हो जाए तो क्या हो सकती है, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, और हम इसको कैसे बचा सकते हैं, और एक्सरसाइज का क्या इफ़ेक्ट होता है, ठीक है, शुगर में।
तो बाकी चीज़ें हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।